जय हिंद दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को, जो कि आपके पीईबी की जो परीक्षाएं होती हैं, पुरानी परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। यानी पीईबी के ओल्ड पेपर जितनी भी परीक्षाएं हुई हो, एमपी कांस्टेबल हो, एमपी एसआई हो, जेल प्रहरी हो, वन रक्षक हो, एनएम हो या प्लेटून कमांडर, जो भी आपकी भर्ती हैं पीईबी के द्वारा जो भी कराई गई, उनमें जो भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ के अंतर्गत ये हमारा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के साथ हम कुल इस चैप्टर से पोषक पदार्थों से 75 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके होंगे। तो पिछले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यह तीसरा वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लीजिए, नहीं तो वीडियो के एंड में भी लगा देंगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। आपकी तैयारी की जिम्मेदारी, जो भी विज्ञान के आपके प्रश्न हैं 100% आपसे बनेंगे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अब ली है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी ने। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज के जो वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा कारक फसलों को चुनने में शामिल नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा कारक है जो फसल चक्र में फसलों को चुनने में शामिल नहीं है। जो फसल चक्र होते हैं उसको चुनने में कौन सा कारक शामिल नहीं है। जल का उपलब्ध होना शामिल नहीं है, या फसलों की अवधि, या फिर मृदा के प्रकार, या फिर जलवायु, क्या सम्मिलित नहीं होगी फसल चक्र के फसलों के चुनाव के समय। तो देखिए, फसलों का चुनाव करते समय आपको वहाँ की जल की उपलब्धता भी देखनी होगी कि कम जल उपलब्ध है तो कम जल वाली फसल, अधिक जल है तो अधिक जल वाली फसल उगा सकते हैं। इसके बाद फसलों की अवधि को भी देखना होगा, क्योंकि मानसून के अनुकूल काम किया जाता है। इसके बाद मृदा के प्रकार, मिट्टी को भी देखा जाता है, जैसे कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उत्तम होती है। इस प्रकार से अन्य मिट्टी के जो प्रकार है उसका भी चयन करना पड़ता है आपकी फसलों के लिए। लेकिन जलवायु, आजकल जलवायु के विपरीत भी कार्य किया जा सकता है, तो यहाँ पर फसलों के चक्र को चुनने में जलवायु को शामिल नहीं किया जाता है। एक जल का उपलब्ध होना, फसलों की अवधि और मृदा के प्रकार, तीनों को चुनने में शामिल किया जाता है, लेकिन किसको, जलवायु को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किससे जुड़ा है। हरित क्रांति किससे जुड़ा है। डॉक्टर कुरियन से, या एम.एस. स्वामीनाथन से, डॉक्टर हरगोविंद खुराना से, या डॉक्टर जे.सी. बोस से, जगदीश चंद्र बोस से। किससे जुड़ी है हरित क्रांति। तो आप अच्छे से जानते हैं जो हरित क्रांति का जनक है वो किसको माना जाता है। किसको माना जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। किसको, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, एम.एस. स्वामीनाथन से। और एम.एस. स्वामीनाथन का जो जन्म है वो कब हुआ था, कोई बता सकता है। जी हाँ, तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त, और डेट क्या थी, हाँ बिल्कुल सही डेट थी 7 अगस्त 1925 को। कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूमि में जल के रिसाव द्वारा भौम जल फिर से प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। भूमि में जो है जल रिस कर नीचे भूमि में चला जाता है और वो हमें बोरवेल के द्वारा पुनः प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। निस्पंदन, अंत स्यंदन, या जलभृत, या प्रस्वेदन। ये देखिए, पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए उसको क्या कहेंगे। जी हाँ, तो उसको कहेंगे अंत स्यंदन। यानी कि जब जल भौम जल में रिस कर अंदर जाता है और अंदर वो इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर जब हमें पुनः प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं अंत स्यंदन। क्या कहते हैं, अंत स्यंदन। यानी रिसाव होकर जब हमें पुनः प्राप्त होता है तो उसको कहा जाता है अंत स्यंदन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस कार्बोहाइड्रेट का चयन कीजिए
जो रूमिनेंट द्वारा पच सकता है पर मानव द्वारा नहीं। आपको उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो कि रूमिनेंट द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं पच सकता। तो सबसे पहले आप प्रश्न में एक नया शब्द है रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या होते हैं बता सकता है कोई? चलिए बताते हैं। देखिए रूमिनेंट जो होते हैं वो कहलाते हैं कौन से जीव? जुगाली करने वाले जीव। जुगाली करने वाले जीव जो होते हैं वो रूमिनेंट कहलाते हैं। जुगाली करने मतलब कि जैसे कि आपकी गाय हो गए, बैल हो गए, भैंस हो गई, ये जो हैं इकट्ठा खा लेते हैं, फिर बैठ के आपने कभी ना कभी इनको जुगाली करते देखा होगा, मुंह चलाते देखा होगा। तो रूमिनेंट वही कहलाते हैं जो जुगाली करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट। तो आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो कि रूमिनेंट यानी गाय और बैल द्वारा पचाया जा सकता है परंतु मानव द्वारा नहीं पच सकता है। क्या कहलाता है? इच्छु शर्करा, सेल्यूलोज, मंड या फिर ग्लाइकोजन। क्या कहलाता है बताइए? तो जो रूमिनेंट द्वारा पच सकता है लेकिन मानव उसको नहीं पचा सकते वो कहलाता है क्या? सेल्यूलोज। अच्छे से याद रखना, क्या? सेल्यूलोज। जो कि रूमिनेंट द्वारा पच सकता है लेकिन इंसान उनको नहीं पचा सकते। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खाद्य के मुख्य घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज एक क्या कहलाते हैं? जो कि खाद्य में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण क्या कहलाते हैं? निर्भर खाद्य या अधिकतर पौधों द्वारा निर्मित खाद्य या पोषक तत्व या कच्चे खाद्य पदार्थ। तो आप अच्छे से जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ये क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं पोषक तत्व। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका वह पद जो एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार एवं अवस्थर के बंधक स्थल के आकार के बीच में संबंध का अच्छी तरह से विवरण करता है क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है, संपूरक कहलाता है या मजबूत कहलाता है या फिर उदासीन कहलाता है? वह जो सक्रिय एंजाइम के स्थल एवं आकार के अवस्थर बंधक के बीच एक अच्छी तरह का विवरण करता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका संपूरक। क्या कहलाता है? संपूरक। MPSI में पूछा गया प्रश्न है, वो क्या कहलाएगा? संपूरक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है? ये भी MPSI में पूछा गया प्रश्न है कि प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है? प्रोटीन में अमीनो अम्ल का अनुक्रम या फिर कोशिका का प्रोटीन कार्य या फिर कोश का वह स्थान जहां यह एकत्रित किया जाता है या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है बताइए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका प्रोटीन में अमीनो अम्ल का अनुक्रम जो है प्रोटीन का आकार निर्धारित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। एक से एक प्रश्न है और याद रखिए आप लगभग इसमें 75 प्रश्नों में कम से कम 200 प्रश्नों को तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका इतने विस्तार से वर्णन किया है और जो 75 प्रश्न हैं ये लगभग 200-250 प्रश्नों से छांट कर बनाए हैं, क्योंकि वो प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं उनको छोड़ा गया है ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है? तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल का अनुक्रम प्रोटीन का आकार निर्धारित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम जिसे अलग किया गया था कौन सा है? वह एंजाइम बताना है जिसका प्रतिबंधन सबसे पहले अलग किया गया था। EcoRI, हिंद, अलू या फिर BAMHI। कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है जिसे अलग किया गया था सबसे पहले? तो जो सबसे पहले एंजाइम अलग किया गया था उसका नाम है आपका क्या है बताइए? उसका जो नाम है वो है हिंद सेकंड। क्या? हिंद सेकंड है जिसको आपको सबसे पहले अलग किया गया था। और एंजाइम भी एक प्रकार के क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। तो सबसे पहले जो प्रतिबंधन एंजाइम है जिसे अलग किया गया था वो है हिंद सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अणु के 1 ग्राम में सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है? यानी सर्वाधिक जो है ऊर्जा किस अणु के 1 ग्राम उससे मिलती है? किस से? 1 ग्राम प्रोटीन के अणु से सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है ऊर्जा की, या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, या फिर वसा से, या फिर सभी में समान मात्रा से? जो पिछला वीडियो बताया था उसमें आपको अच्छे से याद होगा, जो है 1 ग्राम जो है वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती थी। 9.3 किलो कैलोरी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती थी किससे? 1 ग्राम वसा से। और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती थी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। और प्रोटीन से यहाँ पर कोई ऊर्जा नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रश्न है, किस अणु के 1 ग्राम से सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका वसा। वसा से कितने एटीपी का निर्माण होता है? 9.3 किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है। ये प्रश्न 3 से 4 बार अभी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। किस में भाग लेता है विटामिन B12? ये जल प्रहरी वन विभाग में भी आया है, ANM में भी पूछा गया है, इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है। रक्तचाप में वृद्धि में, RBC के परिपक्वन में, रक्तचाप की कमी में, या अस्थि मज्जा को सक्रिय करने में। तो जो विटामिन B12 है वो किस में भाग लेता है? आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया गया है कि RBC के पक्वन में विटामिन B12 जो है वो भाग लेता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। संकुचनशील प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? संकुचनशील का मतलब है जो प्रोटीन स्क्रैच होते हैं, यानी खिंचते हैं और छोटे होते हैं, इलास्टिक यानी रबड़ बैंड की तरह, वो प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? रक्त में, अस्थि में, उपास्थि में, या फिर पेशियों में? पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है, संकुचनशील प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका पेशियों में। कहाँ पर? पेशियों में। संकुचनशील प्रोटीन जो है किस में पाए जाते हैं? पेशियों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये भी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था, मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिनों के नाम बताइए जो कि मुर्गी में होते हैं, यानी मुर्गी के मांस में जो विटामिन होते हैं उनके नाम बताने हैं। विटामिन E और फोलिक अम्ल, या फिर विटामिन A और B, या फिर विटामिन A और K, या फिर विटामिन C और D। बताना है आपको मुर्गी में कौन से विटामिन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन A और विटामिन K। सबसे ज़्यादा जो मात्रा में होता है विटामिन A और विटामिन K मुर्गी के मांस में होता है। तो सबसे ज़्यादा संकलित किसको किया जाता है? विटामिन A को और विटामिन K को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलेस्ट्रॉल है एक। कोलेस्ट्रॉल क्या है? क्लोरोफिल का प्रकार है, या फिर जंतु वसा में पाया जाने वाला एक वसीय एल्कोहल है, या फिर क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न है, या फिर क्रोमियम नमक है? MPSI 2017 में पूछा गया प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है एक। बताइए कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो आप अच्छे से जानते हैं कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में पाया जाने वाला एक वसीय एल्कोहल है, जो कि क्या होता है, आपकी सिराओं में जमकर आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को जन्म देता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक जंतु वसा में पाया जाने वाला वसीय एल्कोहल है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राइबोफ्लेविन है एक। राइबोफ्लेविन क्या है? प्रतिजैविक है, पादप है, रंगने वाला कारक है, या फिर विटामिन है? तो इनके जो केमिकल नाम से सोचिए, MPSI में एक प्रश्न पूछा गया था और वो भी इतना सरल। राइबोफ्लेविन क्या है? तो आप अच्छे से जानते हैं राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। और कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन? तो विटामिन B2। कौन से विटामिन? B2 का। विटामिन B1 का है थायमिन और B2 का है राइबोफ्लेविन। और जो सबसे ज़्यादा अभी तक प्रश्न बन रहे थे वो बन रहे थे विटामिन B12 से, साइनोकोबाल एमीन से।
और B6 से भी कहीं कहीं मिलते हैं, जिसका नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बिकर किसके बने होते हैं? बिकर किसके बने होते हैं? अगर आप इसकी भाषा समझ गए तो आप आधे प्रश्न के उत्तर तो यहीं प्राप्त कर लेंगे। बताइए, बिकर किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के, न्यूक्लिक अम्ल के, अमीनो अम्ल के, या फिर वसा के? ये भी MPSI में पूछा गया प्रश्न है, बिकर किसके बने होते हैं। तो अगर बिकर आपको इसका दूसरा नाम बता दिया जाए तो आप आंसर आराम से कर लेंगे। तो बिकर का जो दूसरा नाम है वो होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। अब कहेंगे अगर एंजाइम की बात आ गई तो एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अमीनो अम्ल के। बिकर या एंजाइम किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते? मानव जो तंत्र है उसमें विटामिनों का काम क्या नहीं है? देखिए, इस वीडियो में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ही निष्कर्ष निकालने के बाद पूछे गए हैं, क्योंकि जो लगभग 200 वीडियो पोषक पदार्थ से थे उनमें से 75 वीडियो तैयार किए हैं छांट के, क्योंकि एक ही प्रश्न 3-3, 4-4 परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो हमें यहाँ पर टाइम पास नहीं करना है, हमें एक एक प्रश्न को डिस्कस करना है जो कि परीक्षाओं में आए और हमारे लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते हैं? वृद्धि में सहायता नहीं करते हैं, या फिर उपापचय औषधि की सहायक की भांति कार्य नहीं करते हैं, या पाचन में सहायक नहीं होते हैं, या फिर ऊर्जा प्रदाता के रूप में कार्य नहीं करते हैं। तो विटामिन क्या नहीं करते मानव तंत्र में? तो आप अच्छे से जानते हैं कि विटामिन जो हैं वृद्धि में भी सहायक होते हैं, उपापचयी औषधि में भी सहायक का कार्य करते हैं, और पाचन में भी सहायता करते हैं, परंतु ऊर्जा प्रदाता के रूप में कार्य नहीं करते। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऊर्जा प्रदाता के रूप में विटामिन काम नहीं करते हैं। क्यों? ऊर्जा देने का काम किसका है? तो ऊर्जा देने के लिए दो लोग हमने बना रखे हैं। कौन कौन से? एक तो बना रखा है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा कौन सा बना रखा है? दूसरा बना रखा है हमने वसा। क्या बना रखा है? वसा। तो ऊर्जा जो देने का कार्य करेगा कार्बोहाइड्रेट और वसा, और प्रोटीन हमारे लिए वृद्धि में सहायता करेगा, उपापचयी औषधियों के रूप में कार्य करेगा, और पाचन में भी सहायता करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? कमजोरी, दस्त, बालों का झड़ना, या रात्रि अंधता? MPSI में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विटामिन ए की जो कमी से रोग होता है वो होता है आपका, नाम सुना होगा आपने, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा रोग? नाइट ब्लाइंडनेस। जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो आपकी इसी की वजह से होती है, उसी का दूसरा नाम है रात्रि अंधता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग 3 से 4 बार पूछा गया है ये PEB में। पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग व भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से क्या नष्ट हो जाता है? यानी अगर चावल पॉलिश किया हुआ चावल है या उसको अगर पकाने से पहले ज़्यादा घिस के धुल दिया जाता है तो क्या नष्ट हो जाता है? थायमिन, फ्लोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर पायरिडॉक्सिन? क्या नष्ट होने के चांसेस हो सकते हैं? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो चावल के छिलटे हैं या फिर अनाज की भूसी है, पिछले वीडियो पढ़ा था अनाज की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें हमने पढ़ा था विटामिन B1, थायमिन। यहाँ पर भी अगर चावल को आप ज़्यादा धोते हैं या फिर पॉलिश करते हैं तो थायमिन जो है नष्ट हो जाएगा, यानी विटामिन B1 नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में 1 ग्राम में अधिकतम ATPS उत्पादन होता है? मतलब अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन होता है 1 ग्राम अणु से। तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो है वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम से, और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पे सेल्यूलोज और प्रोटीन कट जाएंगे,
कार्बोहाइड्रेट और वसा इसका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है अधिकतम, क्या पूछा है? अधिकतम, तो कार्बोहाइड्रेट भी कटेगा, यहाँ पे राइट आंसर निकलेगा वसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा है किससे हमें अधिकतम ऊर्जा मिलेगी, तो वो मिलेगी हमें किससे? वसा से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किस में होगी? सर्वाहारी में, शाकाहारी में, मांसाहारी में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किस में होगी? बताइए क्या होगा आंसर। देखिए इसको समझते हैं, इसको समझ के आधार पर भी हम कर सकते हैं। अगर कभी पढ़ा भी नहीं है तो समझ के आधार पर कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2 पर्सन हैं, ठीक है, एक पर्सन ए है और एक ए है, 2 लोग हैं, और जो ए है, ए आपका जो है सब्जियां भी काट सकता है और मांस भी काट सकता है, यानी इसके पास दोनों प्रकार के चाकू हैं। और ए केवल सब्जियां काटने का कार्य करता है, यानी इसके पास केवल सब्जियां काटने के चाकू हैं, और ये सब्जियां और मांस दोनों काटता है। औजार किसके पास ज़्यादा हैं? जो सब्जियां और मांस दोनों काटता है। और किसके पास कम है औजार? जो केवल शाकाहारी काम करता है। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटेशन है और इसकी लिमिटेशन नहीं है। उसी प्रकार इस प्रश्न में समझेंगे एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है। देखिए जो मांस खाएगा उसको एंजाइम की ज़रूरत होगी, लेकिन केवल मांस को पचाने के लिए ज़रूरत होगी। और जो शाकाहारी होगा वो केवल साग सब्जियाँ खाएगा, तो केवल शाकाहारी जो भी वेजिटेरियन है जो है उनको खाने की आपको एंजाइम होगा। जो मांसाहारी है केवल मांस को पचाएगा, जो शाकाहारी है जो वो केवल सब्जियों को पचाएगा। लेकिन जो सर्वाहारी है यानी जो मांस भी खाता है और सब्जियां भी खाता है, उसको मांस भी पचाना है और क्या सब्जियां भी पचानी है। यानी कि एंजाइम की जो है संख्या किस में ज़्यादा होगी? तो वो होगी आपकी सर्वाहारी में, क्योंकि उसको मांस भी पचाना है और सब्जियां भी पचानी है। तो शाकाहारी और मांसाहारी की अपेक्षा सर्वाहारी में एंजाइमों की संख्या अधिक होगी। उम्मीद करते हैं आप इससे अच्छे से समझ गए होंगे। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपनी समझ के आधार पर करना होता है। देखिए एक प्रश्न है मिडिल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी MS टेट में पूछा गया था 2018 में। प्रोटीन जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, कौन से प्रोटीन हैं जो कि शरीर की रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करते हैं? रक्त में, या फिर लसिका प्रोटीन, या फिर हार्मोन, या फिर एंजाइम। तो आप अभी इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो एंजाइम होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो किससे बने होते हैं? वो एसिड से बने होते हैं। कौन से? एमिनो एसिड से बने होते हैं। और शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं एंजाइम। और शरीर में कुल कितने? 20 प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कितने? 12 तो शरीर निर्माण कर लेता है, लेकिन 8 एंजाइमों को हमें ऊपर से सेवन करने की आवश्यकता होती है, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो शरीर में सभी रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? एंजाइम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एल्कोहली शरीर में विटामिन B1 को कम अवशोषित करते हैं। जो एल्कोहली शरीर होते हैं, मतलब जो शराब का सेवन करने वाले शरीर होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उनमें विटामिन B1 का अवशोषण कम होता है, इसलिए उनमें बीमारी होने की संभावना है। जो भी शराब पीने वाले लोग हैं उनमें विटामिन B1 यानी थायमिन का अवशोषण कम होता है। और जब विटामिन B1 की कमी होगी तो विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी। और किससे? लोहा की कमी से एनीमिया। और किसकी कमी से? घेंगा रोग किसकी कमी से होगा? तो घेंगा रोग आपका होगा आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो जिसमें विटामिन B1 को कम अवशोषित करेगा उसमें रोग होगा बेरी, इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो पिछले तीसरा वीडियो है, तीसरे वीडियो में एक प्रश्न फिर आ गया। इस प्रश्न को कम से कम 8 बार स्किप किया है, 8 बार छोड़ के आए हैं, और एक बार फिर ये प्रश्न आ चुका है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है। तो हमने एक ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में, कीड़ा,
वसा में क्या लग जाते हैं, डालडा, और घी में क्या लग जाते हैं, कीड़े, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए है किसमें घुलनशील, वसा में घुलनशील। वसा में लगते हैं कीड़े। बाकी जो भी बचे इसमें डी है यानी डी काट दो, ए है ए भी काट दो, और के है तो के भी काट दो। यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन बी या विटामिन सी। तो जल में घुलनशील है यहाँ पर विटामिन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन ए की कमी से नहीं पाया जाता, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होगा। रतौंधी नहीं होगी, सूखी रूखी त्वचा नहीं होगी, आंखों का शुष्कन नहीं होगा, और मसूड़ों से खून बहना। कौन सा रोग है जो विटामिन ए की कमी से नहीं होगा, बताइए। जल्दी से बताइए कौन सा रोग है जो विटामिन ए की कमी से नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, जो विटामिन ए की कमी से रोग नहीं होगा वो नहीं होगा रूखी सूखी त्वचा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ये तो अच्छे से याद है, रतौंधी से ही संबंधित है आंखों में शुष्कन, और जो है रूखी सूखी त्वचा यानी कौन सा रोग, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है, ना कि विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पे जो रोग है विटामिन ए की कमी से नहीं होगा वो होगा रूखी सूखी त्वचा, जो कि विटामिन ए की कमी से नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, और इस वीडियो के अंत के साथ हम कुल 75 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके होंगे। अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा 75 3, उसके बाद अगला चैप्टर है वो है पोषण। पोषण से भी हम कुछ 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर में ज्यों कि त्यों आपको देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वसा मनुष्य शरीर पर अवांछनीय प्रभाव डालता है। कौन सा वसा है जो मनुष्य के शरीर पर अवांछनीय प्रभाव डालता है। वे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं, या महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, या फिर वसा घुलत विटामिन का भंडार करने में सहायता करते हैं, या शरीर के संरक्षण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अवांछनीय प्रभाव क्या डालता है वसा मानव शरीर पर। तो जो है अवांछनीय प्रभाव जो डालते हैं वसा, वो क्या करते हैं, वे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे जो है हमारे नर्व सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र यानी कि धमनी और शिराएं जो है जाम होने लगती हैं, और जिससे हृदय जो है हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आती हैं। तो मनुष्य में जो वसा है वो अवांछनीय प्रभाव क्या डालता है, वे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो के साथ हमने कुल कितने प्रश्नों को, पोषण जो चैप्टर था पोषक पदार्थ, उसमें से हमने कुल 75 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, 25-25 प्रश्न करके 3 वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को लाइक और अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपको बिल्कुल अंत तक लाते रहेंगे, और कुछ ही दिनों में हम आपके प्रश्नों की संख्या और बढ़ा देंगे, ताकि आपको और अच्छे से इसमें मदद मिले। जो भी आपकी क्वेरी हो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम सुधार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।